मकान 2 मंजिला थी। ऊपर के छत पे जो टीन का छज्जा लगा हुआ था, वो टीन का छज्जा अचानक पंडाल में गिर गया। पंडाल में दर्शन कर रहे दर्शनार्थी इनमें से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 9 लोगों को जिला अस्पताल में आनंद फानंद पहुंचाया गया, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, 7 का इलाज चल रहा है। इस घटना की सूचना मिलने पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जायजा के लिए टीम गठित कर निर्देश दिया है कि इसकी जांच की जाए। जिला अस्पताल में घायलों को देखने पहुंचे जिलाधिकारी रवि कुमार यंजी ने इस मामले पर जांच कराने का निर्देश दिया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान फैलिन देर शाम 9 बजे के लगभग ओडिशा के तटवर्ती इलाके गोपालपुर में टकराया। इस दौरान हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई थी। ओडिशा में इस तूफान की आहट से ही 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने ये जाने ली। फैलिन ओडिशा के गोपालपुर इलाके के तट से सबसे पहले टकराया। उड़ीसा के बालासोर में इस वक्त तेज हवाएं चल रही हैं और बिजली भी गुल हो चुकी। गोपालपुर में इस वक्त 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। मौसम विभाग के मुताबिक फैलिन की वजह से छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी भारी बारिश होगी। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का असर होगा। इस तूफान के कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आखिरकार गुजरात पुलिस आसाराम को लेकर कल दोपहर 1:15 बजे जेट एयरवेज की फ्लाइट से अहमदाबाद जाएगी। जोधपुर जिला एवं सत्र कोर्ट के जज मनोज कुमार व्यास ने आसाराम को अहमदाबाद ले जाने की इजाजत दे दी थी। सूरत की दोनों बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ बलात्कार करने के मामले में गुजरात पुलिस के अधिकारी जेसी पटेल के नेतृत्व में 10 अक्टूबर को 5 सदस्यीय टीम आसाराम को लेने के लिए जोधपुर पहुंची थी। पुलिस टीम सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रही थी। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपों में जेल की हवा खा रहे आसाराम को अब तक गुजरात पुलिस सुरक्षा कारणों से अहमदाबाद नहीं ले जा सकी थी। बुलंदशहर बीएसपी विधायक हाजी अलीम की पत्नी रिहाना मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे से सबको चौंका कर रख दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो रिहाना के सौतेले बेटे हैं। पुलिस का मानना है कि रिहाना की हत्या पारिवारिक रंजिश में की गई है। रिहाना को पहले गोली मारी गई थी और जिस्म पर चाकुओं के अनगिनत वार भी किए गए थे। वहीं दिल्ली पुलिस अब इस तफ्तीश में जुटी है कि इस मर्डर केस के पीछे रिहाना के पति और बीएसपी विधायक हाजी अलीम का हाथ तो नहीं है। टीवी कलाकार और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों का रुझान राजनीति में तो रहा ही है और हाल ही में कई कलाकार राजनीति से जुड़े हैं। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के बाद अब टीवी कलाकार अनुपम श्याम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनुपम टीवी के जाने माने कलाकार हैं। अनुपम प्रतिज्ञा सीरियल में सज्जन सिंह के किरदार में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। अनुपम श्याम यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये लग रहा है कि अनुपम लोकसभा चुनाव में ताकत हो सकते हैं। उत्तराखंड में आपदा के बाद सड़कों का बुरा हाल है। स्थिति ऐसी है कि कई जगहों पर मात्र काम चलाऊ काम किया जा रहा है। खास तौर पर चारधाम क्षेत्र में तो सड़कें इतनी खराब हैं कि हल्की सी चूक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में प्रदेश में एक बड़े क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम देख रही केंद्र की एजेंसी बीआरओ के कार्यों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकार और विपक्ष के अनुसार बीआरओ ने आपदा के दौरान भी अपनी सुस्त चाल नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड में 16 और 17 जून की आपदा के बाद गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सड़कों का ढांचा ही बदल गया है। चारधाम यात्रा रोड में तो सड़कें नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। स्थिति इतनी खराब है कि रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, गैरसैंण, गुप्तकाशी, गौरीकुंड, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जाने वाली सड़कें भगवान के भरोसे ही हैं। हालांकि राज्य सरकार ने सभी 4 धामों की यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि इन सड़कों पर यात्रा की जा सके। जो लोग इन यात्राओं में जा रहे हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। वही प्रदेश में 1800 किलोमीटर की सड़कों पर निर्माण कार्य का जिम्मा केंद्र की सड़क निर्माण एजेंसी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लेकिन बीआरओ को उसके सुस्त काम के लिए लगातार आलोचना झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर बीआरओ के पास चारधाम रूट की सड़कें हैं, जिसमें जैसे तैसे जिला प्रशासन की मदद से बीआरओ ने खोल तो दिया है, लेकिन सड़कें जो हालात बनाए हुए हैं उससे चारधाम यात्रा और खतरनाक हो गई है। इससे पहले भी बीआरओ पर सड़कों को सुस्त चाल से बनाने की शिकायतें मिलती रही है। वही आपदा के बाद तो यहाँ तक की बात हो रही है कि चारधाम यात्रा की सड़कों को एनएच और लोन नेवी को दे दिया जाए, जिससे राज्य सरकार इन सड़कों पर बेहतर निर्माण नियंत्रण कर सके। क्योंकि बीआरओ आता रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत करता है। साफ है केंद्र के 2 बड़े मंत्रालयों के बीच फंसा बीआरओ को के काम में भी सुस्ती साफ दिखाई देती है।
कई वे राज्य सरकार के अधिकारियों की सुनते भी नहीं है। वहीं सड़क बनाने के बीआरओ की तकनीक पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। जगह जगह ब्लास्टिंग और मलबा नदियों के मुहाने में बीआरओ द्वारा फेंकने के आरोप भी लगे हैं। वहीं वर्तमान में आई आपदा का प्रमुख कारण ये मलबा भी कहा जा रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने बीआरओ के कार्यों को बेहद सुस्त बताया है। उनके अनुसार केंद्र की किसी और निर्माण एजेंसी को एक काम दिया जाना चाहिए। आपदा से अपाज हुए उत्तराखंड को पैरों पर खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार ने 7500 करोड़ के पैकेज देने पर सहमति जता दी है, लेकिन विपक्षी बीजेपी ने इसे नाकाफी बताते हुए छलावा बताया है। आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्या का कहना है कि बीजेपी को आलोचना करने की आदत पड़ गई है। उत्तराखंड में आपदा के पैकेज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने 7500 करोड़ का पैकेज देने की सहमति जता दी है, लेकिन विपक्षी बीजेपी का कहना है कि यह पैकेज महज बहकावा है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने स्तर से कुल विशेष सहायता के तौर पर 1400 करोड़ दे रही है, जो कि उत्तराखंड की जनता के साथ अन्याय है। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्या का कहना है कि बीजेपी को बेमतलब आलोचना करने की आदत पड़ गई है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में केंद्र सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ है। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बाद आपदा राहत कार्य है और अब आपदा राहत पैकेज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्योंकि केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें हैं, लिहाजा अगर पैरवी में कोई कमी है तो उस पर विचार होना चाहिए। कानपुर में चित्रकूट महासभा के कैस्ट समाज द्वारा शस्त्र पूजन में मुख्य अतिथि सपा के लोकसभा प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव पहुंचे। उन्होंने शस्त्र पूजन किया। कानपुर के चित्रकूट के कैस्ट समाज में शस्त्र पूजन का आयोजन सर्वोदय नगर स्थित किशोरी होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सपा के लोकसभा प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव ने दीप जलाकर और चित्रकूट महाराज की आरती कर शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश में 5 सांसदों की टिकट कट जाने के बाद कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं के रोष के चलते क्या आपको टिकट मिलेगी? इसके जवाब में राजू श्रीवास्तव ने कहा कि अगर मुझसे ज्यादा किसी ने संघर्ष किया है या मुझसे ज्यादा जनता किसी और को चाहती है तो उसे टिकट दे दिया जाए। सांसद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं राजू श्रीवास्तव ने सपा द्वारा अयोध्या मंदिर बनाए जाने की बात को लेकर कहा कि सपा में भी हिंदूवादी लोग हैं, मंदिर बने या मस्जिद हम उसका स्वागत करेंगे। नोएडा में मेट्रो के सिटी सेंटर पर मेट्रो के आवागमन बंद रहने के चलते यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। पिलरों में दरार आने के चलते 33 घंटों के लिए सिटी सेंटर पर मेट्रो का आवागमन बंद करना पड़ा। नोएडा सिटी सेंटर के पिलर नंबर 174 और 185 में 1 महीने पहले दरार आई थी, जिसके बाद से ही पिलरों की मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिसके चलते सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर 33 घंटों के लिए मेट्रो का आवागमन रोक दिया गया, जिससे सिटी सेंटर से सफर करने वाले यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि डीएमआरसी द्वारा 4 शटल बसों को सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन तक लाने व ले जाने के लिए बसें चलाई गई, जिससे यात्रियों को फ्री में सिटी सेंटर से गोल्फ कोर्स तक लाने व ले जाने की सुविधा दी, जो कि नाकाफी रही और यात्री मेट्रो स्टेशन पर परेशान दिखे। हालांकि डीएमआरसी ने बसों में पैसे न लेने की बात तो कही, लेकिन यात्रियों से गोल्फ कोर्स से जो टिकट लिया गया वो सिटी सेंटर का ही टिकट लगा और साथ ही दिल्ली से जो यात्री गोल्फ कोर्स उतर रहे थे उनसे भी सिटी सेंटर तक के पैसे लिए गए। नोएडा में आज 2 गुट मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर पथराव हुआ और एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले छोटे बच्चों में लड़ाई हुई थी, उसके बाद आज बड़े लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ व फायरिंग की गई। एक गाड़ी आग के हवाले कर दी गई और अन्य 3 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। ये घटना है सेक्टर 45 के सदरपुर गांव की। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज ये घटना सामने आई है। गाँव में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और हंगामा करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थल टिफिन टॉप के जंगल में मिला महिला का शव, इलाके में सनसनी। तकरीबन 26-27 वर्षीय महिला का शव 2 दिन पुराना है, जो टिफिन टॉप के पास ही जंगल में बरामद हुआ है। मृतका शादीशुदा प्रतीत होती है। स्थानीय लोगों ने जंगल में पड़े महिला के शव को देखा, जिसके बाद नैनीताल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। देर शाम पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है, मगर पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मृतका की शिनाख्त में जुटी है। इधर नैनीताल शहर के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल टिफिन टॉप में महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। बागेश्वर में इन दिनों आदमखोर गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इससे पहले भी जिले में आदमखोर गुलदार के हमले की कई घटनाएं हो चुकी है, जिस पर वन विभाग और जिला प्रशासन मात्र आश्वासन देने में लगा हुआ है।
हम आपको बता दें कि अभी तक बागेश्वर में आदमखोर गुलदार के हमले से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 2 दिन पहले भी इसी गांव में एक 6.5 वर्षीय बच्चे पर आदमखोर गुलदार ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं बीती रात फिर से आदमखोर गुलदार ने अंसारी कोट में एक घर के आंगन से 7 वर्षीय बच्चे को घात लगाए गुलदार ने उसकी मां के सामने से ही उठा ले गया। बच्चे का शव घर के कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम सा छा गया। आदमखोर गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत और वन विभाग के खिलाफ रोष व्याप्त है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद शिकारी लखपत सिंह और जय विकल ने 5 राउंड फायर के बाद आदमखोर गुलदार माधव को मार गिराया। इटावा का शहर से सटा प्राइमरी स्कूल, जहां मनमानी का आलम यह है कि छात्र स्कूल खोलने से लेकर क्लासरूम की सफाई तक खुद करते हैं। इटावा के प्राइमरी विद्यालय तुलसी अड्डा में मास्टर नहीं पहुंचते, जिसके चलते छात्र दीवारें फांदकर स्कूल में दाखिल होते हैं या फिर खुद चाबी लाकर स्कूल का गेट खोलते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे खुद ही क्लासरूम की सफाई कर टाट पट्टी बिछाते हैं। लेकिन जब देर से पहुंचे स्कूल के अध्यापक ने समाचार प्लस का कैमरा देखा तो जनाब सब्जी लाने का बहाना बनाने लगे। वहीं जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस बाबत बातचीत की गई तो वो कार्रवाई करने की बजाय पहले से ही सख्त निर्देश दिए जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ने लगे। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब शहर से सटे प्राइमरी स्कूलों का ये हाल है तो फिर ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी स्कूलों का क्या हाल होगा। केदार घाटी में मौसम के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। शनिवार को भी केदार घाटी में भारी बर्फबारी हुई। बताया जा रहा है कि केदारनाथ में करीब 2 फुट बर्फ गिरी। हालांकि बद्रीनाथ में मौसम साफ रहा, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री के आसपास की पहाड़ियों पर लगातार दूसरे दिन बर्फ पड़ी। बावजूद इसके यात्रा जारी है। शनिवार को 25 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों को पहुंचे, जबकि रविवार के लिए 25 तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में चारों धाम समेत पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। राजधानी लखनऊ में विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक त्योहार विजयदशमी के अवसर पर 111 फीट के लंबे रावण का दहन भी किया गया। लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में 111 फीट लंबे रावण के पुतला का दहन किया गया। रामलीला में मंचन के दौरान ही भगवान श्री राम के हाथों अहंकार के प्रतीक रावण का खात्मा हुआ। आयोजन समिति ने इस बार के रावण के पुतला दहन का थीम तुष्टीकरण का रावण, महंगाई, नारी पर अत्याचार, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार पर रखा गया था। आपको बता दें कि इस बार की इस रावण के पुतला की लंबाई हर साल बढ़ाई जाती है। इसके पीछे आयोजकों की माने तो देश में तुष्टीकरण, महंगाई, नारी पर अत्याचार, भ्रष्टाचार हर साल बढ़ता है। लिहाजा रावण के पुतले की लंबाई भी इसी के मद्देनजर हर साल बढ़ाई जाती है। इसके साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और अहंकार का अंत हो गया। इतना ही नहीं, इस बार के रावण को तुष्टीकरण के रावण का रूप दिया गया था, जिसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। बुराई पर सच्चाई की जीत के इस पर्व दशहरे को लेकर काफी लोगों में उत्साह देखने को मिला, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यहाँ रावण के पुतले का दहन करने पहुंचे और उन्हें आवाम को जो है बधाई भी दी। आधुनिकी के इस दौर में लगातार जिस तरीके से समाज आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसी को लेकर जो है यहाँ पर रावण में भी आधुनिकीकरण देखने को मिला। बारिश के लिहाज से मौसम विभाग ने जिस तरीके की चेतावनी उसको देखते हुए रावण को वाटर प्रूफ बनाया गया था, जिससे कि कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, बारिश में रावण न बिके और लोगों के जो है माहौल है जो उसमें जो खलल न पहुंचे, उसकी को लेकर जो है बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद हुई। यहाँ पर मुख्यमंत्री पूरे परिवार के समेत यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जो है आवाम को बधाई भी दी। बुराई पर सच्चाई की जीत इस पर्व को लेकर जो है लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग दूर दूर से परेड मैदान की ओर आए। इसके अलावा भी जो है लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर रावण का दहन किया गया और मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को बधाई भी दी। नवरात्र के मौके पर हल्द्वानी में डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी रात शहर के लोगों ने खूब आनंद उठाया। नवरात्र के मौके पर गुजरात की संस्कृति पर आधारित डांडिया नृत्य की हल्द्वानी में खूब धूम मची रही। मां दुर्गा के भक्ति गीतों में शहर के लोगों ने पारंपरिक परिधान पहनकर पूरी रात डांडिया नृत्य किया। डांडिया महोत्सव के दौरान बाहर से आए कलाकारों और स्थानीय कलाकारों ने शानदार रंगारंग प्रस्तुतियां पेश की, जिसका शहर के लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। शहर में पहली बार हुए डांडिया महोत्सव के आयोजन में शहर के गणमान्य लोगों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों ने पूरी रात डांडिया नृत्य कर मां दुर्गा की आराधना भी की। गुजरात की संस्कृति के तर्ज पर किए गए डांडिया नृत्य उत्सव में नगर मेयर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और इस डांडिया नृत्य में शिरकत की।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 वनडे मैचों के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 72 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ माही आर्मी 7 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से पीछे हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं बल्लेबाज फिल ह्यूज और एरन फिंच ने पहले विकेट के लिए 110 रनों की पार्टनरशिप की। ह्यूज ने 42 रन बनाए जबकि फिंच ने 72 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान जॉर्ज बेली ने मिडिल ऑर्डर में आकर 58 रन की धुआंधार पारी खेली और टीम के स्कोर को 304 तक पहुंचाया। भारत की ओर से अश्विन और युवराज सिंह ने 2-2 विकेट झटके। 305 रनों का पीछा करने उतरी